हेडिंग इज एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे और वो एप्लीकेशन था जो अभी भी पढ़े कि केपी कैसे कैलकुलेट होता है ना, जिसमें हम लोग जाने कि ये प्रेशर इक्विलिब्रियम का रख देंगे प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट से भागा दे देंगे तो केपी निकल जाएगा। उसी तरह से कंसंट्रेशन किसका रख देंगे, प्रोडक्ट का, और उसको रिएक्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो केसी निकल जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन यही था, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए केमिकल रिएक्शन, है ना। और उस कंसंट्रेशन जो निकाल रहे थे इक्विलिब्रियम पे, कहने का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन उस समय पे कांस्टेंट हो जाता है, ना बढ़ता है ना घटता है। मतलब क्या, कांस्टेंट हो जाता है। जब तक वो बढ़ते रहेगा या कोई घटते रहेगा, जैसे रिएक्टेंट घटते रहेगा अब बढ़ते रहेगा, तब तक इक्विलिब्रियम तो आया नहीं, तो वो किसी स्टेज पे निकालना हुआ। तो हम लोग निकालते कब का है, इक्विलिब्रियम पे। उस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले हम लोग। पहला, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के पी के एक्स, है ना। कंसंट्रेशन से के सी, प्रेशर से के पी, कंसंट्रेशन से के एक्स। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द concentration partial pressure and mole fraction of reactant and product of a chemical reaction, है ना। प्रोवाइडेड ये है यहाँ पे कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर and mole fraction of reactant and products are constant, है ना। ये पहले से जान ही रहे हम लोग, लेकिन फिर भी याद दिला दें कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन जो भी होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। ये बदलेगा नहीं। और केसी के बारे में क्या क्या जानते हैं, कुछ याद दिला दें। केसी कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक कैरेक्टरिस्टिक था उसका। केसी कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, केसी स्पेसिफिक इन नेचर होता है ना। केसी का वैल्यू नहीं बदलेगा कंसंट्रेशन प्रेशर बदलने से। कंसंट्रेशन प्रेशर बदलने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बदल जाता है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ए वर्ड, एक ये भी बात समझना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है।
लिख दिए। लिख दिए। Calculation of equilibrium constant from concentration, partial pressure, mole fraction of reactant and product of a chemical reaction, है ना। और जोड़ने के लिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन करके जोड़ दीजिए। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन, ये आप अलग से ही जोड़िए, क्योंकि तभी आपको ध्यान रहता है। दूसरा एप्लीकेशन, प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा। रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा होगा, है ना। डायरेक्शन समझने के लिए क्या ही समझना है, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट हम लोग किधर लिखते हैं, बोले सर राइट में। डायरेक्शन होगा रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, और रिएक्टेंट किधर लिखते हैं, लेफ्ट में। तो रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट और रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, इसी को डायरेक्शन बोलेंगे। हाउ इट मेजर, कैसे हम लोग सोचेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन राइट में हो रहा होगा या फिर ये केमिकल रिएक्शन लेफ्ट में होगा। प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये प्रिडिक्शन हम लोग कर पाते हैं एक नया टर्म क्यूसी के माध्यम से। क्यूसी और केसी के वैल्यू को कंपेरिजन करके, केसी तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो एक और नया टर्म पढ़ेंगे अभी, क्यूसी, है ना। तो ये कैसे निकलता है, तो बाय मेजरिंग द वैल्यू ऑफ केसी एंड क्यूसी, केसी एंड क्यूसी। केसी और क्यूसी के वैल्यू को मेजर करके। अब क्यूसी क्या है ये समझेंगे हम लोग। रिएक्शन क्यूसेंट, क्यूसी, हो गया। क्यूसेंट, देखो कोई रिएक्शन लिखते ना ऐसे, ए प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी, तो क्यू सी इज इक्वल टू होता है सी टू द पावर स्मॉल सी और डी टू द पावर स्मॉल डी और ए टू द पावर स्मॉल ए और बी टू द पावर स्मॉल बी।
तो यही वैल्यू तो केसी के बराबर भी होता है, यही केसी के बराबर भी होता है। तो फिर ये क्यूसी अलग क्या हो गया? तो क्यूसी में क्या करते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन ABCD का है, ये कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे लगा देते हैं, नॉट नेसेसरी दैट विल बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर इसी चीज को निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन यदि इक्विलिब्रियम स्टेज को छोड़ के एट एनी टाइम ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे तो इसी को क्या कहेंगे हम? क्यूसी कह देंगे, एट एनी स्टेज रिएक्शन, है ना। तो इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of products to that of reactant to the power raised equal to a stoichiometric coefficient known as reaction quotient at any stage of chemical reaction. Known as reaction quotient. है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ, उससे अलग क्या हुआ? तो बस इतना सा लाइन, एट एनी स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन। यही क्यूसी केसी के बराबर हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, है ना। और एट एनी स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन, एट एनी स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम, क्यूसी नॉट इक्वल टू केसी। किसी भी स्टेज पे इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में केवल यदि लिखा है किसी भी स्टेज पे, तो क्यूसी केसी के बराबर नहीं होगा। लिख दिए। क्यूसी और केसी का फॉर्मूला एक ही होता है, क्यूसी और केसी का फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन एट एनी स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन यदि बातों को डिफाइन करना होगा तो केसी के बराबर क्यूसी का वैल्यू नहीं आएगा, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो क्यूसी केसी के बराबर ही आएगा।
बात समझ रहा है सब? इसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किसी भी समय, जैसे टाइम बराबर टी बराबर 0 सेकेंड लिखते हैं और टाइम 2 सेकेंड के बाद कंसंट्रेशन इसका कुछ घट जाएगा, उसका कुछ बढ़ जाएगा, उसी समय पे ये निकाल दें तब कहलाएगा क्यूसी। और उतने समय का इंतजार करें कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में फिर कोई बदलाव नजर नहीं आए, उस समय का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट लें, तब उसको कहेंगे केसी। बस यही अंतर है दोनों में। अब क्यूसी का वैल्यू केसी के वैल्यू को कंपैरिजन करके हम लोग पता कर सकते हैं कि रिएक्शन अभी लेफ्ट में हो रहा है कि रिएक्शन अभी राइट में हो रहा है। दैट इज ए प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बड़े तो यहां पे ध्यान देना थोड़ा, क्यूसी और केसी दो चीज है। तो एक रिएक्शन का केसी का वैल्यू तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। क्यूसी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यूसी तो बदलते रहेगा हमेशा, केसी नहीं बदलेगा। यही तो पढ़े। देखो ये तुम लोग का बचपन में इस तरह का बार ग्राफ होता था, है ना। यहाँ पे हम क्यूसी और केसी को बराबर वैल्यू दिए, है ना। ग्राफ थोड़ा याद करिए, ग्राफ यहाँ पे क्यूसी जितना है उतना ही केसी है। तो क्यूसी बराबर केसी है तो रिएक्शन कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। इधर में क्यूसी का वैल्यू थोड़ा कम कर देते हैं, क्यूसी का वैल्यू थोड़ा कम कर देते हैं। और केसी का वैल्यू तो उतना ही रखना पड़ेगा, केसी के वैल्यू को कम नहीं करना है। क्यूसी के वैल्यू को थोड़ा कम कर देते हैं। कम जैसा लग रहा है कि बराबर लग रहा है। कम लगना है तो कम न लगिए भाई साहब, ऐसे लगिए कम, ऐसे कर देते। और केसी के वैल्यू को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ग्राफिकली दिखेगा। ठीक है, बराबर कर दिया। ये वैल्यू क्यूसी, ये वैल्यू केसी। थोड़ा एनालिटिक्स है, थोड़ा समझना भी है बातों को। इतना दूर जो क्यूसी और केसी वैल्यू कर रहे हैं हम, उसके भी वजह है, ऐसे थोड़े खाली कर रहे होंगे। केसी इस बार क्यूसी को बड़ा कर देंगे, क्यूसी को बड़ा कर देंगे इस बार, क्यूसी को बड़ा कर देंगे इस बार। और केसी का वैल्यू एक्चुअली में बदलना नहीं चाहिए, क्यूसी का वैल्यू बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन केसी का वैल्यू नहीं बदलना है। इस बार उल्टा कर देते तो लिख देंगे, कर देते तो अच्छा ही रहता। क्या, क्यूसी केसी, वैल्यू तो वैल्यू से मतलब, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या, क्यूसी बराबर केसी, क्यूसी ग्रेटर देन केसी, क्यूसी लेस देन केसी।
ये 3 बात दिखना चाहिए। क्यूसी लेस देन केसी। केसी का वैल्यू यदि क्यूसी से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे? तो इसका मतलब हम लोग यहां से देखते हैं, केसी का वैल्यू मान लो कि इस रिएक्शन का केसी का वैल्यू 1 आ रहा है, सिंपल मतलब के हिसाब से, लेकिन क्यूसी का वैल्यू केसी से कम आ रहा है, तो 1 से कम आ रहा है। 1 से कम आ रहा होगा, इसका मतलब है कि ये रिएक्टेंट जो है, यानी जो डिनोमिनेटर में है, ये ज्यादा होगा, और ऊपर वाला, तो ये यदि ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़े थे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ज्यादा किसका है? रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा होगा, है ना? ये इधर फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन, तो क्या ज्यादा हो रहा होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन किधर शिफ्ट कर रहा होगा, ऐसा पूछता है, तो लिखते हैं रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो क्यूसी इज लेस देन केसी, मतलब दो बात समझना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इससे एक बात और समझना है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से, और इस वजह से रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। और क्यूसी केसी के बराबर है, इसका मतलब तो हम लोग जानते ही कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और क्यूसी का वैल्यू ज्यादा है केसी के वैल्यू से। अब इसका मतलब क्या समझेंगे? क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, मतलब क्या? यदि केसी का वैल्यू तो 1 है, फिक्स हो गया, और 1 से ज्यादा आ रहा है क्यूसी, तो ज्यादा आएगा, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा होगा, यानी रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। बस इतना सा बात ही तो समझना है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन is greater than rate of forward reaction और क्या जाने? रिएक्टेंट इज लेस इन अमाउंट देन प्रोडक्ट, और क्या जाने? रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। इसको ग्राफिकली ऐसे ही लिख देना है, लैंग्वेज में नहीं।
अगर हमें ये ग्राफ ही ज़्यादा याद है कि उसी कैसे ऊपर नीचे, तब क्या करना है वो सुनिए। छोटा हमेशा बड़ा होना चाहता है, छोटा हमेशा क्या होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है। बस ये छोटा था, बड़ा होने के लिए किधर गया, लेफ्ट गया कि राइट गया? तो राइट गया होगा। ये देखिए, बड़ा था, ये छोटा था, तो ये छोटा बड़ा होना चाहता है, ये देखिए इधर चला जाएगा। हाँ, एक लेफ्ट चला गया, बात खत्म। और दोनों बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। देखिए कितना आसान था। अब कितना क्यूसी केसी आदमी करते रहेगा, ज्यादा कम। जैसे ही वैल्यू आए पूछे कि राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा, एक ग्राफ बना देना है ना। जैसे किसी का क्यूसी का वैल्यू 10, क्यूसी का वैल्यू 10 है और केसी का वैल्यू 40 है, तो समझ आ ही रहा है ना भाई क्यूसी। अब उसमें पूछेगा कि अब बताओ कि ये रिएक्शन राइट जा रहा होगा कि लेफ्ट जा रहा होगा, ये रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। तो फट से क्या करना है, वो क्यूसी बनाना है और केसी बनाना है। ये आप बात याद रखना है कि छोटा बड़का होना चाहते हैं, मतलब राइट यार। क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट, हाँ इस पे क्वेश्चन होगा एक। क्वेश्चन कैसे करना रहता है वो देखिए। द वैल्यू ऑफ Kc for the reaction टू ए is equal to B plus C is 2 into 10 to the power minus 3 at a given time the composition of reaction mixture is A बराबर B बराबर C बराबर 3 गुना 10 पर पावर माइनस 4 मोलर। In which direction the reaction will proceed? आसान है, बन जाएगा तुरंत। किधर गया, कितना है क्यूसी? देखिए कह रहा है केसी रिएक्शन का तो दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज दिस वन। तो क्यूसी निकाल लीजिए इसका, एट गिवन टाइम कह रहा है, किसी टाइम पर, तो हम लोग निकाल देंगे क्यूसी। क्यूसी निकाल के
केसी वाले वैल्यू से कंपेयर कर देंगे। क्यूसी निकाल के केसी तो दिया हुआ ही, ज्यादा है कि कम है पता चल जाएगा। 3 गुना 10⁻⁻⁴ गुना 3 गुना 10⁻⁻⁴ बाई 3 गुना 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर, है ना। तो पूरा का पूरा ये वैल्यू से कट गया, बराबर है ना। अब क्या आया, तो बोलेंगे सर क्यूसी का वैल्यू तो 1 आया और केसी का वैल्यू इसका था 0.002, यानी क्यूसी 1 था और केसी इसका 0.1 था, है ना। क्यूसी बड़ा था और केसी छोटा था, तो छोटा हमेशा क्या चाहते हैं, तो रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, बस यही जवाब। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा होगा। लिख दिया। तीसरा एप्लीकेशन, प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट मतलब 70% हुआ कि 20% हुआ, हद। देखो थोड़ा सा समझना इस पे, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जिसका इक्विलिब्रियम आता है, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला रहता है, उसका मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन का वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻³ से 10⁻+ तक होता है। देखिएगा कितना होता है, कितना बताए, दिमाग में गई बात, कितना 10⁻³ से लेकर के 10⁻+3 तक। इसको भी एरोपी बनाना, 10⁻³ से लेके 10⁻+3 तक बीच में वैल्यू 1 आएगा। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे रहता है उसकी वैल्यू, केसी की वैल्यू 10⁻³ से लेके 10⁻+3 तक होता है। यदि केसी का वैल्यू -3 से कम हो जाता है तब क्या समझेंगे, 10⁻+3 से ज्यादा हो जाता है तब क्या समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। केसी का वैल्यू यहां पर लेस देन 10⁻³ और यहां पर केसी का वैल्यू लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 10⁻+3, है ना। उससे क्या समझेंगे, तो देखिए यहां पर है, इसका मतलब हम बताए अभी, आप जानते नहीं थे और समझना भी नहीं था, ये याद रखना है कि केसी का ज्यादातर केमिकल रिएक्शन का वैल्यू 1/1000 से लेके 1000 तक होता है, ठीक है। 1000 से कम आ रहा है किसी का वैल्यू, तो यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1000 से कम आ रहा है, 1000 से कम आ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या ही समझेंगे, तो समझेंगे कि
1000 से कम आ रहा है, मतलब समझेंगे ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है। कौन सा चीज ज्यादा है? रिएक्टेंट की रिएक्टेंट। तो यही समझना है कि रिएक्टेंट इज फार ग्रेटर इन कंसंट्रेशन देन प्रोडक्ट। और सुनिएगा, अभी बातें हैं, दिमाग में रखिएगा। कहेंगे ऐसे केसेस में कि रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ था और इक्विलिब्रियम आ गया। नहीं, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में, कहने का मतलब रिएक्शन अभी चला ही था और उसमें इक्विलिब्रियम आ गया। लिखते हैं रिएक्शन हार्डली प्रोसीड एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, है ना। रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ था कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका वैल्यू क्या हो गया? कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। क्योंकि रिएक्टेंट इज काफी ज्यादा है, लिखेंगे रिएक्शन हार्डली प्रोसीड। देखिए यही है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कई परसेंट केमिकल रिएक्शन होने के बाद इक्विलिब्रियम आया, तो कहेंगे 2-4% तो अभी हुआ ही था कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, है ना। 2-4% अभी हुआ ही था, लेकिन रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। अब जितना कम वैल्यू होगा, किसी किसी का -38 आता है, -41 आता है, मतलब वो रिएक्शन कभी होने वाला है ये नहीं, जैसे ही स्टार्ट हुआ ही इक्विलिब्रियम आ गया, तो फिर क्या होगा वो? तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। इधर Kc ग्रेटर देन 10⁻³ है, इसका मतलब रिएक्टेंट इज वेरी लेस देन, यानी प्रोडक्ट काफी अमाउंट में बन गया तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ। यानी क्या समझेंगे? रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट देन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट देन इक्विलिब्रियम इज established। और इसका मतलब क्या समझेंगे? एट इक्विलिब्रियम द अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ reactant and product is present। है ना, इक्विलिब्रियम पर अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट। ये एरो का मतलब क्या हुआ? रिलेट कर पाया? एरो के बॉडी में -1000 से +1000 बनाए, एरो एंड कर रहा है। अब बताओ, ये वेक्टर का साइन है ना, मैग्नीट्यूड बताता है ना, जितना लास्ट में एकदम कोना कोना पर जा रहा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन खत्म होने वाला है, तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ। इसका थोड़ा सा मतलब है कि रिएक्शन हार्डली प्रोसीड हुआ है और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर गया। मतलब कितना कितना, थोड़ा सा रिलेट करने दीजिए, समझिए बात को। देखिए इतना सा रिएक्शन हुआ 10⁻³ से। जैसे ही वैल्यू घटेगा, मतलब इतना रिएक्शन हुआ है, ग्राफिकली समझो, इतना होना था, इतना हुआ है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया, है ना। ये एरो ये बता रहा है कि मात्र इतना रिएक्शन हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया। इधर बताया जा रहा है कि भाई एकदम कोना बच गया था, एकदम लास्ट हो गया था रिएक्शन,
अब जितना ज्यादा देते 10⁻³ से लेके अनंत तक ना हो सकता है। दो और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ठो का केसी का वैल्यू 10⁻41 है और इधर केसी का वैल्यू एक ठो का 10⁻43 है। अब सोचिए -43 से बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट हुआ होगा, इतना में एक बिंदु भर हुआ होगा, इक्विलिब्रियम आ गया। यहाँ पर 10⁻41 है, सारा प्रोडक्ट ही बन गया होगा तब इक्विलिब्रियम आ गया। यही इस एरो का मतलब है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। जिसका बॉडी -1000 से 1000 तक है। इसको लैंग्वेज को जरूरत नहीं है, कोशिश करिए ऐसे ही उतारने का। 3 भाग में कॉपी को करके लिख दीजिए। ये सब लैंग्वेज में एक एक पेज लिखा है एनसीईआरटी में, और ये भी बना हुआ है। ये 3 एप्लीकेशन था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिख दिया। ये 3 एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का था, बस ये 3 ही। एक कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताने के लिए, और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस पर क्वेश्चन क्या आता है, इस पर क्वेश्चन ऐसे आता है। हो गया। इस पे क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू 4 गुना 10⁻31 फॉर द रिएक्शन H2 plus Cl2 2HCl एट 300 केल्विन। अब बताइए क्या समझते हैं इस वैल्यू से आप, ऐसा लिखा है, इस वैल्यू से आप क्या समझते हैं? जो समझते हैं बोलिए ना जी। टेन टू द पावर 31 था, हाँ ठीक ही है। इसलिए इससे क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है, ये स्कूल लेवल का बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमेशा एनसीईआरटी के बैंक क्वेश्चन पे भी है कि केसी का वैल्यू इस रिएक्शन का इतना ही, इससे आप क्या समझते हैं।
तीन क्वेश्चन दे दिए वो तीन वैल्यू से। देखो क्या लिख रहा है, व्हाट डू मीन बाय द वैल्यू ऑफ केसी। 4 × 10⁻31 फॉर द रिएक्शन H2 + Cl2 2HCl एट 300 केल्विन। इससे आप क्या समझते हैं? तो हम लोग इससे क्या समझते हैं बताओ। 10⁻31 है, ये 31 पावर में, यानी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो रिएक्शन ऑलमोस्ट undergoing completion, then phenomenon of equilibrium is established। जानते हो कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चंस में 4 इक्वेशन दे करके केसी का वैल्यू लिख करके पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। तो लगता है कि हर रिएक्शन याद करेंगे कि कौन इरिवर्सिबल है कौन रिवर्सिबल है। तो यदि उसमें केसी का वैल्यू दिया हुआ हो और इतना ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल में क्लासिफाई कर देते है ना, कि भाई ये तो पूरा खत्म हो गया, तब जाके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, हम लास्ट में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है ना। यदि 10⁻³ बने तो ये वाला रिएक्शन जो है ना अपने से होने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। ये रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ कि इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब क्या, कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी ये रिएक्शन हार्डली प्रोसीड and phenomenon of equilibrium is established। यानी ये रिएक्शन ऑलमोस्ट नहीं होने वाला है ना, ये अपने से नहीं होने वाला है ये रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन में क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, तो केसी का वैल्यू जिसमें बहुत ही कम हो, 10⁻³ से ही ये आ जाता है, -31 तो बहुत ज्यादा है, कम है। और इसका देखो केसी का वैल्यू 57 दिया है। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन अप्रिशिएबल अमाउंट। इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड in this reaction when reactants and products present in appreciable amount। और बताइए क्या ही दिक्कत, ये एप्लीकेशन और क्वेश्चन था। बोलिए क्या समस्या। रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, इक्विलिब्रियम आ गया।
तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था, मतलब ये अपने से तो कभी नहीं होगा, एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी बहुत देना पड़ेगा इसको, तब ये रिएक्शन होगा। ऐसा रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होगा, है ना, अपने से नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, एंडोथर्मिक होगा। वैसा रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होगा, अपने से हो जाएगा, है ना, इरिवर्सिबल नेचर का होगा। यही रिएक्शन है जो कि ऑलमोस्ट इसका नेचर ही रिवर्सिबल होगा, है ना, जिसका इक्विलिब्रियम 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर +3 तक जाता है ना। उसी रिएक्शन का नेचर रिवर्सिबल का होगा, उसमें इक्विलिब्रियम ही आएगा। उस दोनों में नेचर इक्विलिब्रियम वाला नहीं है, ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन जैसा नहीं है। एगो इसमें लगातार आप एनर्जी देते रहिए, हीट करते रहिए तब होगा, छोड़ दीजिए तो ना होगा। उसमें अपने से हो जाएगा और खत्म होके मानेगा, है ना, बीच में कहीं रुकाने का जरूरत नहीं। 10 टू द पावर 31 बहुत बड़ा नंबर है, 10 टू द पावर 22 स्टार है पूरे दुनिया में, 10 टू द पावर 11 अर्थ पे, है ना। तो यही तो बात है। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट डे पढ़ते हैं, हाँ ठीक ही है ना। कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा वगैरह जानना है। आधा घंटा और पढ़ा दें क्या, क्या ही दिक्कत, हाँ क्वेश्चन कुछ है बनने लगेगा, रुको ना थोड़ा सा देख ही लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा एंड कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अल्फा इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहने का क्या मतलब होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहने का मतलब है टूटने की हद। देखते हो कभी कभी लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो एक दोस्तवा दूसरे दोस्तवा को बोल देता है देख लेंगे तुम कितना डिग्री में है ना, डिग्री, वही डिग्री की बात कर रहा है। नेता सब लड़ने लगता है तो देखते हो कैसे बोलता है वो, फलना की डिग्री है ना, 9वां पास है, 8वां पास है, 7वां पास है, आरोप प्रत्यारोप डिग्री, कितना प्रतिशत डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में इसलिए लगता है कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, तो कितना परसेंटेज रिएक्टेंट टूटने के बाद या जुड़ने के बाद तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा, उसमें कोई लफड़ा ना है। कॉमन में रिएक्शन में डिसोसिएशन होता है, जहां जुड़ रहा है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। तो कितना टूटने या कितना जुड़ने के बाद रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको पहले से हम लोग पढ़ते रहे, एक्स मान के जो पढ़ते थे कि लेट 1 मोल लिए जिसमें x मोल टूट गया
तो 1 - x मोल बचा। एक्चुअली में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही x को कहते हैं, थोड़ा और डिफाइन वे में कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, तो ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड ड्यूरिंग the reaction by number of particle taken initially। number of particle taken initially। number of particle dissociated during the reaction by number of particle taken initially। सुनते रहना, थोड़ा सा सुन लो, 5 मिनट का सुनने का जरूरत है। नंबर ऑफ पार्टिकल एन को कहते हैं, पिछले बार तुम लोग पढ़ रहा था कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर, एन बटा एन ए पढ़ रहा था, मोल कंसेप्ट में पढ़े थे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर को नंबर ऑफ मोल कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, एन लिखें। तो जहां अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल है तो वहीं पे अल्फा बराबर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल टेकन इनिशियली। अब देखो अल्फा नंबर ऑफ मोल ऊपर नीचे दोनों तरफ लीटर से भागा दे दो, पर लीटर डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल पर लीटर। देख रहा है सीधा सीधा ना, अभी लिखने का टेंशन नहीं ना लो, देखो ना सिर्फ क्या बोला जा रहा है, इसको सोचो। टेकन इनिशियली, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही ना होगा, टेकन इनिशियली। नंबर ऑफ मोल पर लीटर को कंसंट्रेशन कहते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल पर लीटर को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। नंबर ऑफ मोल पर लीटर को कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अल्फा बराबर कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड, यानी जितना मोल पर लीटर आप कोई सब्सटेंस लिए हैं उसका कितना कंसंट्रेशन। बोले सर इतना सारा टर्म क्यों है? तो नंबर ऑफ मोल में नहीं लिया रहता पार्टिकल, बाद में वॉल्यूम देगा। नहीं देखे तो तू निकाल ले, 1 - x बटा भी कर देते थे, सीधा कंसंट्रेशन दिया तो यहां पहुंच जाए। कभी नंबर ऑफ पार्टिकल से उसको क्वेश्चन बनाने का मन कर रहा है तो वहीं रहेंगे। कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड बाय कंसंट्रेशन टेकन इनिशियली। तो कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड को C लिखते हैं, C' लिखते हैं। कंसंट्रेशन टेकन इनिशियली को C लिखते हैं। तो अल्फा बराबर C' बाई, तो C' बराबर C अल्फा। ये फॉर्मूला होगा जिससे कि आपको हमेशा निकलेगा क्या, कितना कंसंट्रेशन डिसोसिएट कर गया, कितना आप लिए थे और कितना डिसोसिएट कर गया, इससे ये निकलेगा। जैसे कोई 2 मोल लिया शुरू में, 2 मोल लिया शुरू में और कह रहा है 40% टूट गया, तो बताइए कितना कंसंट्रेशन डिसोसिएट कर गया? तो 2 मोल का 40% यानी 0.8 मोल। कितना बच गया? तो 2 मोल लिए थे, 1.2 मोल बच गया। यही जो बच गया उसी को लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम
कंसंट्रेशन, है ना। कोई सब्सटेंस था, 2 मोल लिया गया, 40% डिसोसिएट हो गया, तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो 2 मोल का 40% टूट गया, तो कंसंट्रेशन इनिशियली 2 मोल, टूटा कितना 0.8, बचा कितना, इसी का कैलकुलेशन करना रहता है इसमें, और उसी वैल्यू से फिर केसी निकाल देना रहता है। लिखो करके देखते हैं। जहां 1 मोल रहता है ना, वहां अंतर नहीं पड़ता है, वहां एक्स लो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लो, बात बराबर है। लेकिन जहां 2 मोल रहता है वहां दिक्कत हो जाता है एक्स लेने से। आपसे पहले किया था का? अच्छा, बाबा बोले हैं, ये सब एक आध घंटा और पढ़ा। अभी तो देसी मजाक कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड और नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन इनिशियली। अब देखो, जैसे कि वो जो 2 मोल 1 मोल बता रहे थे, लिख लिया ना सब, लिखिए ऐसे 2 मोल PCl5 is taken in a closed flask of volume 1 liter. If 40% PCl5 dissociate into PCl3 and Cl2, then calculate the concentration of each species at equilibrium, है ना। देखो PCl5 डिसोसिएट करेगा
देख लो, पहले एक बार देख लो, फिर ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। Cl2, तो ये 2 मोल PCl5 है, 40% डिसोसिएट किया। कैसे, क्या कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें? 2 मोल PCl5 तो लिए थे, 2 मोल का 40% डिसोसिएट किया, तब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो कितना आया? तो 2 गुना 40/100 बराबर 0.8 मोल। तो एट इक्विलिब्रियम जो है ये कितना बना, देख रहा है सब? 2 माइनस बराबर 1.2 मोल बचा पर लीटर। वॉल्यूम 1 लीटर है तो पर लीटर ही है समझो। ये पहले 0 रहा होगा, अभी कितना बना होगा? 0.8 मोल पर लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम है। और ये भी कितना बना होगा? 0.8 मोल पर लीटर। अब इससे यदि आगे क्वेश्चन कहता है केसी निकालिए, तो केसी भी निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन भी निकल गया, केसी भी निकल जाएगा। अब देखो इसी चीज को 1 मिनट थोड़ा समझो, सोचोगे तब ना, थोड़ा सा समय लेंगे। जब बात निकल गया तो दूर तक जाता ही है। अब देखिए PCl5 इन जनरल यहाँ पे हम बता रहे हैं, अलग से क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया हुआ है, दे दिया ना क्वेश्चन का आंसर। PCl3 का कंसंट्रेशन 0.8, Cl2 का कंसंट्रेशन 0.8 और PCl5 का कंसंट्रेशन 1.2। PCl5 ले लेंगे और PCl3 प्लस Cl2 हो जाएगा। इसका कंसंट्रेशन जब C रहेगा, है ना, मान लेंगे टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे इसका कंसंट्रेशन C, एट इक्विलिब्रियम ये कितना बचेगा? तो C माइनस C अल्फा लिखना, C माइनस C अल्फा, ये टूटेगा एक्चुअली में C अल्फा। बोलो अब C कहां से लेके आप आ गए? तो अभी देखो C कितना लिया हुआ था? 2 माइनस कितना टूटा था? 2 मोल का 40%, तो C कितना था? 2, और 40% का मतलब कितना? देखो तो सेम आया है कि नहीं आया? तो ये बनेगा कितना? तो PCl3 और Cl2 बनेगा कितना? तो ये बनेगा C अल्फा और ये भी बनेगा C अल्फा। बात खत्म है, ये फॉर्मूला हो गया, है ना, ये फॉर्मूला हो गया, है ना। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालने के लिए कहे तो आप इस फॉर्मूले का इन तरीका सोच सकते हैं, लेकिन सोच सकते हैं इक्विलिब्रियम एक डायनामिक चैप्टर इसी वजह से तो है कि यहाँ यदि 2Cl2 रहेगा तो फिर 2C अल्फा, यहाँ कुछ वो फिक्स नहीं होता, ये रिएक्शन के हिसाब से हमेशा क्या करेगा? वेरी करेगा, है ना। ये स्टैटिस्टिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, इसलिए कोई एक फिक्स फार्मूला होता है इसका, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बोले सर पहले जो घटा घटा के आप जो हम लोग को बताए थे उसमें ये बात तो नहीं बताए, उसमें तो कहे थे कि सर 1 मोल टूटा, तो एग्जैक्टली अब आप देख रहे थे तो 1 मोल लेते थे, एक लेंगे तो 1 का 40% खाली 40/100 ना होगा, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन 1 से यदि अलग वैल्यू रहा तो फिर इसकी जरूरत पड़ जाएगी, है ना, नहीं तो मैथमेटिकली सही नहीं हो पाएगा। बस इतना ही बात था। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करना, ये बातें हो गई।